तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या है भारत में राष्ट्रवाद, उसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की ना बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को तुरंत देखना, इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम क्वेश्चन अपने भुला ना दो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या, ये लगातार पूछा गया, देख लो एग्जाम्पल के तौर पर 2020 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं। मतलब जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट क्या है, ये एक प्रकार का समझौता है ना, पता है ना तुम लोग को, ये एक प्रकार का समझौता है। इस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी दो शर्तें लिखिए। तो देखो, पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये याद कर लेना, पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ये पूना पैक्ट। ठीक है, उसी पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज जो दलित समाज होते हैं उनका मसीहा माना जाता है, उनको पूजा जाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने दलित समाज के बारे में बताया, संविधान में उन लोगों को स्थान दिलाया, उन लोगों को जगह दिलाई। ठीक है, और उसमें से गांधी जी का बहुत ज़्यादा सहयोग था। ठीक है, तो देखो पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए। ये कब हुए, सन 1932 में हुए पूना पैक्ट। ठीक है, कि दो शर्तें निम्नलिखित है, इसकी क्या है, दो शर्तें। और ये पूना पैक्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1932, याद रखना 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसमें देखो समझौते में इसकी शर्तें क्या हैं। पहला देखो क्या लिख रखा है कि अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना। अंबेडकर जी क्या बोल रहे थे, अंबेडकर जी बोल रहे थे भैया जो दलित समाज के लोग हैं ना, दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र आप वो कर दीजिए, है ना, मतलब उनका बिल्कुल से सिस्टम ही अलग कर दीजिए। ठीक है, उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दो, वो खुद ही चुनेंगे अलग से एक नेता को, दलितों का नेता एक अलग होगा, है ना, वो सिर्फ उन्हीं लोग को देखेगा। तो ये अंबेडकर जी बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, इसकी मांग को वापस लेने के बारे में बोला गया। ठीक है, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना, इसी वजह से दलितों को आरक्षण मिलता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही क्या थे, पहले से ही इन पर अत्याचार होता आ रहा था। ठीक है, अत्याचार था और ये लोग पहले से ही कमज़ोर थे। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने क्या किया, अंबेडकर जी ने सही चुनाव, मतलब सही चुनाव किया। ठीक है, और सही बोला इन लोगों के लिए कि इनको क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर गांधी जी मान गए, भैया चलो ठीक है, जब आप जैसा कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही करते हैं, तो आप बांटो वाटो नहीं। ठीक है, आरक्षण वगैरह हम सब देंगे, निर्वाचन क्षेत्र भी तुम लोग को देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात बता दूं, ये तुम लोग को ना एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार मैंने देखा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए ये पूछा जाता है, और अधिक चीज़ों में ये पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट आखिरकार हुआ कब था। तो ये डेट अपन को याद रखनी है, 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 के अंदर ये चीज़ें हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, सबसे पहली बात। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो देखो पहले विश्व युद्ध में ऑटोमान तुर्की की हार हो चुकी थी। ठीक है, जो ऑटोमान तुर्की था ना, वो पहले विश्व युद्ध में वो चचा हार गया था। ठीक है, वो हार गया। फिर देखो इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता, जिसको कि खलीफा बोला जाता था, ठीक है, आध्यात्मिक नेता ऑटोमान सम्राट पर एक बहुत सख्ती शांति संधि थोपी जाएगी। ठीक है, ये एक अफवाह खाली फैलाया गया था। ठीक है, खलीफा की यानी कि आध्यात्मिक नेता की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन कहाँ किया गया, बम्बई के अंदर किया गया। याद रखना कब, 1919 में। किस लिए, कि वो जो खलीफा था ना,
है ना, आध्यात्मिक नेता था, उसकी तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इसमें कौन थे, खिलाफत आंदोलन के अंदर कौन कौन थे, तो वो दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, कौन थे, मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के अंदर और शौकत अली। ठीक है, ये दो लोग थे। देखते हैं आगे क्या लिख रखा है, ये देखिए लिख रखा है, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी है। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसके लिए किससे, महात्मा गांधी से इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिए। ठीक है, उनसे बात करने लगेंगे, भैया अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, तब देखो क्या होता है कि सितंबर 1920 में, कब, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया। ठीक है, तो 1920 के अंदर क्या होता है कि कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को भी राजी कर लिया। ठीक है, और उन्हें बोला कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। ठीक है, देखो महात्मा गांधी ने वहां पे पॉइंट क्या खेला कि जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन था ना, और स्वराज के लिए, इसको देश से जोड़ दिया खिलाफत आंदोलन को, और इसको आपस में मिक्स करके बोल दिया कि एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। ठीक है, इसके बाद से ही असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन क्या था कि किसी का भी सहयोग ना करना, किसी का मतलब अंग्रेजों का, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार, अंग्रेजों का सहयोग ना करना, है ना, सरकारी जगहों पे काम वगैरह ना करना, मतलब अंग्रेजों को भगाना मेन मकसद हो गया था। तो यहीं से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन पूछता है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन बाद में किस रूप में बदल गया, तो वो बदला असहयोग आंदोलन के रूप में वो बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन है अच्छा खासा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, नाम तो सुने होंगे। ठीक है, अब तो तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन और रसिया के बीच, है ना, ऐसा कुछ। देख रहे हो कितना भयानक लड़ाई हो रही है। देखो इधर, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसका भारतीय समाज और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखते हैं। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1 क्या बोलता है कि इस विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर ली थी। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब इस विश्व युद्ध में ही एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो थी ना, वो पैदा हो चुकी थी। ठीक है, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जो रक्षा व्यय हो रहा था ना, उसमें भारी इजाफा हो गया। ठीक है, थर्ड देखो, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। ठीक है, ये जो खर्चा हो रहा था ना प्रथम विश्व युद्ध में, इसमें युद्ध के नाम पर लोग कर्जे ले रहे थे। ठीक है, कि भैया हमें युद्ध करना है, कर्जा दे दो, तो कर्जा लेते थे और बाद में इनकी खूब करों में वृद्धि हो गई। ठीक है, ये जो कर्जा लिए बाद में भरना पड़ेगा ना, तो टैक्स वगैरह में खूब वृद्धि हो गई। ठीक है, यही था आपका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। फिर देखो, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। सीमा जो ये सीमा वो सीमा, लोग घूमते रहते ना, आप अभी यहाँ की सीमा में थोड़ी देर बाद वहाँ चले जाएंगे अगर घूम टहल रहे हैं तो। ठीक है, तो सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, अगर तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना है तो पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और आयकर शुरू कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, और आयकर शुरू कर दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। ठीक है, युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, है ना। जब युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसके दौरान क्या था, जो सभी चीज़ों की जो कीमतें थी ना, वो तेजी से इंक्रीज हो रही थी, वो तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्या है, 1913 से 1918 के बीच, कब, तो 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। सोच लो, प्रथम विश्व युद्ध जब वो हुआ 1913 और 18 के बीच में, अगर गेहूं 10 रुपये किलो पहले बिकता था, ठीक है, कब, 1912 को, तब वो इसके बीच में वो गेहूं 20 रुपये किलो बिकने लगा। सोच सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब कितना कीमतें लगातार इंक्रीज हुई। ठीक है,
जिसके कारण से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जब किसी चीज़ में दिक्कत होती है ना तो पीसी जाती है ना, जो आम ही जनता पीसी जाती है और कोई नहीं पीसा जाता, ठीक है। बड़े लोग, उनके पास पैसे हैं, वो सब खरीद खा लेंगे, ठीक है, लेकिन जो आम लोग, गांव के लोग होते हैं ना, बस उन्हीं पर ये सारी चीज़ें, दिक्कतों का जब पहाड़ होता है ना, वही टूट आता है, ठीक है। फिर देखो 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई। इसके बाद देखो गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, ठीक है। जो गांव में लोग रहते थे ना तो उनको जबरदस्ती सिपाही बना दिया जाता था। आज के लोग कहते हैं भैया मौके सिपाही बना दो, मैं नौकरी कर लूँगा, लेकिन पहले जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण से ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, ठीक है, सरकार के खिलाफ। जो उनको सिपाही बना रहा था उनके खिलाफ बिल्कुल गुस्सा था। गुस्सा होने वाली बात है। अब तुम लोग कह रहे हो कि भैया अब तुम पढ़ाओ ना, तुम जा कहीं नौकरी कर लो और कुछ कर लो, तुम छोड़ दो, तो हमका गुस्सा लगेगा ना, हम तो पढ़ाना चाहते हैं, बताओ। तो इसलिए भैया गांव के इलाके में लोगों को क्या थी, खूब गुस्सा होने लगा था। फिर देखो 1918 से 1920, 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी। देखना ये बहुत बड़ा पॉइंट है, सोचो, फसलें ना खराब हो गई थी, यानी कि अब खाने पीने का सामान जो उन्हीं फसलों से अपना पूरा साल पैसों का आर्थिक मामले में, है ना, वो करता है कि मैं इसी फसल को काटूंगा, फिर बेचूंगा, फिर उसी से जो पैसे आएगा घर चलाऊंगा, है ना, बच्चे को कॉपी किताब दिलाऊंगा। सोचो जब फसलें खराब हो गई तो उसका पूरा मतलब साल वो कैसे करेगा, कैसे काटेगा, ठीक है। फिर देखो जिसके कारण से खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हुआ। खाद्य पदार्थों में क्या हुआ, कमी आने लगी, ठीक है, उसका अभाव हो गया। फिर देखो उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता कि किस विश्व युद्ध के दौरान फ्लू की महामारी फैली, तो वो था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या था, फ्लू की बीमारी फैल गई थी। फिर देखो 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 130 लाख लोग मरे, ठीक है। ये सरकारी आंकड़ा बताया जाता है कि जब वो महामारी फैली थी ना तो उससे लगभग 120 से 130 लाख लोग मरे। समझना 120,000 बहुत होता है, ठीक है, 100 भी एक हिसाब से बहुत होता है, लेकिन सोचो उस महामारी से कितने लोग मरे। पहले लोग लड़ाई से मर रहे थे, उसके बाद वो महामारी फैली तब मर गए। सोचो 120 से 130 लाख जनसंख्या, इतने लाख लोग खाली मर गए महामारी के कारण। कब, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, ये था। आगे चलें, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी से देखो क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है ना। सत्याग्रह के विचार, अब तुम लोगों ने सुना होगा सत्याग्रह, गांधी जी, है ना, ये जो चीज़ें विचार है ना, ये थोड़ा सा गांधी जी के ऊपर ही सूट करती है ना, गांधी जी। तो ये सब असहयोग आंदोलन है ना, उनकी अजीब अजीब चीज़ें हैं, तो वो सब पहले से ही दिखती हैं कि हाँ वो चीज़ें आ गई तो गांधी जी का नाम आ गया, ठीक है। देखो सत्याग्रह के अंदर क्या था, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर, ठीक है। सत्याग्रह मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह, ठीक है। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी का हमेशा यही कहना था, है ना, कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखो तो इसका मूल आधार क्या था कि सत्य की शक्ति पर आग्रह। अगर सत्याग्रह आ गया तो इतना लिख दो, ठीक है, पॉइंट हाईलाइट कर दो, इसको एग्जामिनर समझ जाएगा, कहीं से पढ़ के आया ये, ठीक है। देखो सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। सत्याग्रह मतलब सत्य की खोज करना, ठीक है। सत्याग्रह मतलब क्या हो गया, सत्य की खोज करना, ठीक है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। सत्याग्रह के समर्थक कौन थे, गांधी जी, ठीक है। उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में इस प्रकार से बताया, किस प्रकार से, नीचे लिख रखा है। क्या लिख रखा है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शारीरिक बल की आपके अंदर आवश्यकता नहीं है। यदि आपका जो उद्देश्य है, आपका मोटिव जो है
वो सच्चा है तो, ठीक है, अगर वो सच्चा है तो यही है सत्याग्रह, ठीक है। सेकंड देखो, अब भैया अगर तुम सत्य की रास्ते पर चल रहे हो, सही डायरेक्शन पर लड़ाई कर रहे हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ लग जाएगी, है ना। 2-4 दिन नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में लग जाएगी। तो सोचो गांधी जी अगर खिलाफ में होते, अंग्रेजों की साइड में होते, तो क्या पूरी दुनिया उनके पीछे जाती? कभी नहीं जाती, उनको भी भगा देती, है ना। तो उनका यही मानना था कि शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप उसी के मुकाबले पर डटे रहो, ठीक है, मुकाबला करते रहो, लेकिन उसके लिए आपको शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं। यही है सत्याग्रह, ठीक है। देखो, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे पर अपने संघर्ष को सफल कर सकते हैं। अहिंसा के सहारे मतलब, ठीक है, बिना हिंसा के, बिना लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मार पीट, बिना हिंसा के, है ना। आज एक जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो क्या करता है, वो ये सब चीज़ों पे वो नहीं करता है, ठीक है ना। वो हिंसा नहीं करना चाहता है, वो कुछ भी तुम लोगों से नहीं बोलेगा, कोई से लड़ाई करेगा मारेगा पीटेगा कुछ भी वो नहीं बोलेगा, ठीक है। वो उसको एक डायरेक्टली लड़ेगा, ठीक है, उसके लिए न्यायालय जाएगा और भी कुछ करेगा, बाकी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कोई दिक्कत हो। तो गांधी जी का यही मानना था कि अहिंसा के सहारे ही आप सफल हो सकते हैं, ठीक है, अहिंसा। फिर तीसरा क्या है, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए, ठीक है। जो आपका शत्रु है उसकी चेतना को ना झिझोड़ देना चाहिए, ठीक है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोग को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उससे सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश करने के बजाय, ठीक है, कि सत्य को स्वीकार करो 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 करो, नहीं, उसके सहज भाव से स्वीकार करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, जो गांधी जी का नेचर था, ठीक है, सहज भाव से प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं अहिंसा आंदोलन, ठीक है, गांधी जी ने चलाया। फिर देखो, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस संघर्ष के अंदर क्या होता है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था, ठीक है, क्या था कि गांधी जी का अटूट विश्वास था, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ठीक है। अहिंसा का जो धर्म है वो सभी इंडियंस को एकता यूनिटी के सूत्र में वो बांध सकता है, ठीक है, उनको एकजुट होने के लिए वो एकत्रित कर सकता है, ठीक है, एकजुट होने के लिए वो कर सकता है। तो फाइनली अब यहीं पर हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हुए हैं, ठीक है। और यदि आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है सोशल साइंस में, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट दी गई है। और नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पर ही देख रहे हैं, तुरंत जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, नाम है क्लास 10th है यार, आप लोग 10th में हो, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, ठीक है, वहीं पर सारे वीडियोस दे रखे हैं। और यदि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हम लोग आपके साथ रहेंगे। यदि आप लोग को मेरे से बात करनी, इंस्टाग्राम में जाकर के नंबर ले लेना, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज आप लोग पढ़ते रहिए, आज का वीडियो यहीं तक, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।